अस्सलाम वालेकुम। दुनिया नजरे गाड़े भी बैठी है और दूसरी तरफ भारत है एक ऐसे मीडिया एंकर पर्सन की जिनकी वजह शोहरत ही एक ऐसी वॉर में झोंक रहे हैं जिसका उनको अंदाजा तंग हो रहा है। जिस तरह के टीआरपी स्कैंडल में आ रहा है, क्या ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं? मोदी सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज फ्लॉप हो गई हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि इन समेत बहुत सारा ऐसा मीडिया जो मोदी सरकार को सपोर्ट करता है उनके लिए आई वॉश का काम कर रहा है, यानी लोगों को दूसरी तरफ लगा के डिस्ट्रैक्ट करके कभी किसी मसले में कभी किसी मसले में, कभी उनको एक बहुत बड़ी काविश और अचीवमेंट दिखा के राम मंदिर की बुनियाद रखना। दूसरी तरफ इकोनॉमी सफर कर रही है, बल्कि कोविड-19 की वजह से जो सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। कभी यानी रिवोक कर दिया जाता है आर्टिकल C-370 ताकि जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीरियों का उसको खत्म किया जाए। दूसरी तरफ किसान भी नाला है कि कभी बारी आती है मुसलमानों की और उसके बाद सिखों की, यानी अक़लियतों के लिए ये एक ऐसा दौर है जिसको एक भारत का सियाह तरीन दौर कहा जा रहा है। लेकिन बात इस वक्त ये है कि टीआरपी के इस स्कैंडल में जब इनके गिर्द घेरा तंग हुआ तो कई इंकशाफात, शॉकिंग इंकशाफात करते हुए इनकी व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसके बारे में पाकिस्तान हमेशा से इंटरनेशनल मीडिया की और अक़वाम आलम की तवज्जो को मबजूल कराता रहा है, यानी भारत का भोंडा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें बार बार दाइश के क़याम की बात की जाती है, पाकिस्तान को टेररिज्म का सेंटर कहा जाता है। लेकिन ये व्हाट्सएप चैट सिखाती हैं कि पुलवामा एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं था, और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक से भी सिर्फ और सिर्फ द बिग मैन यानी मोदी साहब को इलेक्शनरिंग में कामयाबी हासिल हो, इसके लिए सारा ड्रामा रचाया गया। आइए दिखाते हैं कि भारत में भारतीय इस बात से कितने नाला हैं और उनको लगता है कि किस तरह मीडिया एक बहुत ही मनगढ़ंत कहानियां उनके सामने रख रहा है जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्ता यानी सिर्फ और सिर्फ पावर है। लेट्स टेक अ लुक। Number one trend this evening on Twitter. सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन अपनी ही हुकूमत और टीआरपी के लिए खिदमत करते मस्खरे एंकर अर्नब के खिलाफ भड़क उठे। भारत में अर्नब गेट टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीय सवाल कर रहे हैं, शर्म करो, अर्नब को पुलवामा के बारे में मालूम था, बालाकोट के बारे में भी पता था। क्या ये भी एक हुकूमत है या सिर्फ एक रैकेट जहां मोदी उनके साथ मिलकर खुफिया कार्रवाइयां कर रहा है और हमारे फौजियों के खून का इस्तेहसाल किया जा रहा है? एक भारतीय सारिफ ने लिखा, अर्नब को टाइम्स नाउ से निकाला गया तो उसे बूट चाटने और बकवास करने की अपनी छुपी हुई सलाहियतों का पता चला, इसीलिए होशियारी में टीम बनाई और रिपब्लिक टीवी का आगाज किया। आर्यन ने लिखा, कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें और अर्नब के बारे में सीनियर सहाफियों की बेइंतहा खामोशी ये आवाज बुलंद कर रही है कि अगर वो बोलेंगे तो उनकी बिल्ली भी थैले से बाहर आ जाएगी। भारतीय सार्फिन ने अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। वो पूछते हैं, कहाँ है आपका गम और गुस्सा? खामोश रहकर अपने सच्चे आकाओं से वफादारी का मुजाहिरा करने का ये उम्दा तरीका है। भारतीय सार्फिन ने मोदी सरकार के करतूत और मीडिया के तमाशों को जज्बात के साथ खिलवाड़ करार दे दिया। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि किस तरह इस पे एक सवालिया निशान तो है ही। एज अ जर्नलिस्ट, एज इवन अ सिटीजन, ही इज लॉस्ट ऑल क्रेडिबिलिटी, यानी उन पावर सर्कल्स में एक तो रसाई होना, फिर बाकायदा यानी ये चैट्स इस बात की तरफ निशानदेही करती हैं कि किस तरह मीडिया को मनूवर किया जा रहा है एक खास पर्सपेक्टिव को पुश आउट करने के लिए, जो खुद भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक गुमराह करने वाली अंधेरी गली है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। भारत में कि ये जो इंकशाफात हुए हैं इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत मिलती है। हमने देखा कि कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान से एक मजबूत शवाहिद पर मबनी एक डोसियर भी यूनाइटेड नेशंस को फॉरवर्ड किया गया, जिसमें वो तमाम शवाहिद दर्ज हैं कि भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है। आइए इस बारे में मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही होगा कि कई राज सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को दबाने में मशगूल है, इसको हेडलाइन नहीं बना रहा, लेकिन क्या अक़वाम आलम इस तरफ मुतवज्जो हो रही हैं? जी डेफिनेटली, बिल्कुल। आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है शुरू से ही
کہ یہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہائیبرڈ وار ہے جو وہ پاکستان کے خلاف اس نے بہت عرصے سے شروع کی ہوئی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کے آپ اگر ایلیمنٹس آپ دیکھیں تو انڈین گورنمنٹ, انڈین میڈیا, انڈیا ڈپلومیٹس, ان کی فارن سروس, اور سب سے امپورٹنٹلی اور ایک بات جو ہم ہمیشہ مس آؤٹ کر جاتے ہیں, انڈین ملٹری, یہ سب اس کے اندر شامل ہیں اس ٹوٹل ہائیبرڈ وار میں. اور اب یہ جو ان کی ہائیبرڈ وار کا ایک انہوں نے اپنا آپریشن کیا تھا پلوامہ میں, اور اس کے بعد بالا کوٹ, اور اس کے بعد جیسے تمام معاملات چلے, اب وہ سارا کا سارا ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اب پاکستان کے اوپر یہ بہت لازم ہو گیا ہے کہ اس انڈین فالس فلیگ آپریشن کو اور اس کے بعد جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس کو دنیا تک دوبارہ پہنچایا جائے. پاکستان نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ ڈوزیئر جو تھا وہ ساری تمام میجر کیپٹلز میں اور تمام جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں تک پہنچایا تھا. بالکل اب میرے خیال میں اس سے تھوڑا اور آگے چلنا پڑے گا. بالکل اس ڈوزیئر کو لنک کرنا پڑے گا وہ EU ڈس انفارمیشن لیب کی تمام رپورٹس کے ساتھ, اور ان رپورٹس کو لنک کرنا پڑے گا یہ جو ابھی ارنب گوسوامی کا جو واقعہ ہوا ہے, اور یہ پتہ لگا ہے کہ وہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی. اٹ واز اے ویل پلانڈ موو بائی دی انڈین گورنمنٹ to not only carry out that false flag. اور بریگیڈیئر عمران صاحب, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان has come in the forefront offensive diplomacy, یعنی ایک ڈپلومیٹک offensive لانچ کیا گیا اس ڈوسیئر کے ساتھ. اس وقت کس طرف جا رہے ہیں پاکستان بھارت کے معاملات اور آپسی تعلقات, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان فارن افیئرز یعنی فارن منسٹری آف پاکستان جناب زاہد حفیظ چودھری صاحب. دفتر خارجہ کے ترجمان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ what are the latest developments. السلام علیکم زاہد صاحب. زاہد صاحب السلام علیکم. آئی فیل کہ ہم ان سے کنیکٹ کریں. ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب بھی موجود ہیں, اور آف کورس ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عمران صاحب بھی ہیں. تینوں سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب. جی السلام علیکم. جی زاہد صاحب, اس وقت جو یہ انکشافات ہوئے ہیں یہ شاکنگ ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فور فرنٹ پہ آ کر بلند و بانگ طریقے سے اب یہ بات کر رہا ہے کہ کس طرح بھارت ملوث رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے اور پاکستان کا گلوبل امیج خراب کرنے کے لیے. اس وقت آپسی تعلقات کیسے ہیں؟ کیا اس کے اوپر جس کو کہنا چاہیے ڈپلومیٹکلی لیگلی بھی کوئی سٹیپ لیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے؟ جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ریسنٹ ریگولیشن ہوئی ہیں اس سے بھارت ایک تو ایکسپوز ہو گیا ہے مکمل طور پر, اور دوسرا پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ پوری طرح سے انڈیکیٹ ہوئی ہے. پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ بھارت ایک فالس فلیگ کا جعلی ڈرامہ رچاتا ہے. جی اس کے بعد وہ پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی بیسس پہ وہ نیشنلسٹ الٹرا نیشنلسٹ سینٹیمنٹس کو اسٹوک کرتا ہے اور پولیٹیکل گیمز کرتا ہے الیکشن جیتنے کے لیے. جی ہم نے یہ بات 12 انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کی. ہم نے جو ڈوزیئر پریزنٹ کیا اس میں ہم نے irrefutable ایویڈنس دیا بھارت کی انوالومنٹ ان اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم ان پاکستان. کس طرح اسے پلاننگ کرنے میں, اس کی ایگزیکیوشن میں, فائنینسنگ میں مدد کرتا ہے بھارت کی خفیہ ایجنسیاں براہ راست. بالکل. اس کے بعد آپ نے دیکھا EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی اس میں بھارت ریاستی سطح پر ملوث تھا پاکستان کے اگینسٹ ایک گلوبل ڈس انفارمیشن کیمپین میں. جی انہوں نے جعلی تھنک ٹینکس کریٹ کیے, جعلی NGOs کریٹ کی, جعلی ڈومین سائٹس کریٹ کی. اب یہ سارا بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آج ایکسپوز ہو چکا ہے. بالکل. بھارت اس طرح بہت عرصے تک اپنے آپ کو میسکریٹ کرتا رہا ہے ایز اے وکٹم آف ٹیررزم, لیکن آج دنیا جان گئی ہے کہ بھارت وکٹم آف ٹیررزم نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے. بالکل. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بھارت میں آج جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ. جی کس طرح مسلمانوں کی وہاں پہ مذہبی جگہ جو ہے انہیں ڈسٹروائے کیا جاتا ہے, مسمار کیا جاتا ہوگا. آپ کے سامنے ہے بابری مسجد کا واقعہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کسانوں کی پروٹیسٹ دیکھتے ہیں. زاہد صاحب بہت سارے معاملات جڑے ہوئے, لیکن جو آپ نے بات کی ایک دفعہ پھر سب کی توجہ دلانا چاہیں گی کہ 14 نومبر کو DG ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان میں داعش کا قیام چاہتی ہے. آئیے ایک دفعہ پھر ہماری میموریز کو ریفریش کرتے ہوئے, یہ کئی ہفتوں مہینوں پہلے کی بات ہے لیکن یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس تھا جس کا زاہد صاحب نے بھی ابھی اشارہ دیا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس.
Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. In one such instance, Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner and the letter in Dari. He has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar. जी आपने देखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही 14 नवंबर की। इम्तियाज साहब क्या कहेंगे? इस वक्त मजीद शवाहिद मिल रहे हैं, खुद भांडा फूट गया है इन व्हाट्सएप चैट्स के लीक होने से, और एक जो 2-3 हमने चैट्स के ट्रेंड्स देखे, यानी ट्विटर पे ट्रेंड्स देखे, उसमें कहा जा रहा है कि खामोशी जो बड़े बड़े ओहदेदारान की है वो इसलिए है कि कहीं उनकी चैट्स भी ना लीक हो जाएं जिसमें और मजीद शवाहिद हो सकते हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इन डेवलपमेंट्स को एंड व्हाट इज टू फॉलो नाउ? देखिए, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कैंपेन शुरू कर रखी है वो अभी इससे मना नहीं होंगे, तो साल की उनकी मेहनत है और बड़ी अच्छी बात है। हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज के कोई ना कोई उनका ट्रैक रख रहे हैं, खास तौर पे अफगानिस्तान में, और उस वजह से हमारे सामने काफ़ी शवाहिद सामने आ रहे हैं। लेकिन सिदरा बात दरअसल ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। हमें काफ़ी सारे जब हम डॉट्स मिलाते थे तो अंदाज़ा हो जाता था कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सही। उसमें कुछ तकरीबन 10-12 बरसों से बड़ा वाज़ेह था जब हम अमेरिकन, भारतीय और दूसरे यहाँ पे डिप्लोमेट करते थे, चाहे इस्लामाबाद में, चाहे वाशिंगटन में, चाहे इवन बीजिंग में, जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंसों के सिलसिले में मुलाकातें होती थी, तो वहाँ से अंदाज़ा होता था कि किस तरह एक बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में इंडियंस के कानों में बातें डाली जाती थी अमेरिकन्स की तरफ से, बरतानवी लोगों की तरफ से, चाहे एकेडमिक्स थे, चाहे ऑफिशियल्स थे, और वाइस वर्सा, यानी भारतीय जो पार्टिसिपेंट्स होते थे कॉन्फ्रेंसों में या सेमिनारों में, वो भी इस अंदाज में बात करते थे कि गोया दुनिया भर का जो खराबियां हैं वो पाकिस्तान में है। तो उसमें हमने तो भरपूर कोशिश की, जो प्राइवेट इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी कमी रह गई अपनी प्रोजेक्शन में। हम अपने जो नैरेटिव की जो मार्केटिंग है वो नहीं कर सके हैं जिस अंदाज में प्रोएक्टिवली, यानी पेशबंदी के तौर पे हम हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को। लेकिन इम्तियाज साहब, इफ आई में इंटरजेक्ट, मुझे बताइए कि दुनिया बदल रही है। जिस खास नैरेटिव की, अमेरिकन नैरेटिव की आप बात कर रहे थे, इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई फोरम्स पे पुश किया था, जिसमें वो पाकिस्तान की क्लास भी लेते थे, पाकिस्तान को बुरा भला भी कहते थे, बट द अमेरिकन पीपल हैव रिजेक्टेड दैट नैरेटिव। हम देखते हैं कि कल इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान हेट्रेड, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना अनफॉर्चुनेटली भारत में बिकता है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी has secured another term for himself। तो आपको लगता है कि इन इंकशाफात के बाद भारत में कोई रद्द अमल आएगा? क्या भारत इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग को, हेट्रेड को, जहां पे माइनॉरिटीज के साथ बदसलूकी है, जहां पे नेबर्स के साथ आप एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट करेगा भारत? देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो दुनिया भर की जितनी भी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, उनका कंपास कोई आसानी से तब्दील नहीं होता है। सही। माइक पॉम्पियो अमेरिकन CIA और वहाँ के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के एक मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पे कल रुखसत होंगे। उन्होंने जाते जाते जो काम किया, चाहे वो चीन के साथ किया और कुछ दूसरे ममालिक से, अभी सैंक्शंस ईरान के हवाले से, तो वो हमें जहन में रखना चाहिए कि अमेरिकन पॉलिसी इतनी आसानी से तब्दील नहीं हुई। आपने जो पाकिस्तान के बारे में वहाँ पे नफरत की बात की,
وہ ایک مستقل فیچر بن چکا ہے. ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری تمام تر توجہ پاکستان کے اندر اپنے مسائل درست کرنے پہ ہونی چاہیے, اور اپنا جو ہمارا بیانیہ ہے اس کو بھرپور انداز ہمارے بیانیے کو مزید ہمیں تقویت دینی ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. بریگیڈیئر عمران صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کتنا بڑا دفاعی چیلنج بن سکتا ہے؟ فالس فلیگ آپریشنز ایک ریت رہی ہے. پہلے ہم پٹھان کوٹ انسیڈنٹ کی بات کر لیں, مزید تانے بانے ہمیں کلبھوشن کے ساتھ ملتے ہیں. واٹ کین پاکستان ایکسپیکٹ؟ آلریڈی ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے بڑے شہر شاید نشانے پہ ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ میرے خیال میں پاکستان نے جو ایک سب سے پہلے بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے انڈین جو پلانز جو ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. صحیح. اور یہ بتا دیا ہے ساری دنیا کو کہ پاکستان اسٹل ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ فالس فلیگ آپریشن ہوں گے اور اس کی بنیاد بنا کر پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کو اپنا یہ ڈپلومیٹک اور میڈیا اوفینسو جو ہے اس کو اس میں زیادہ اور پاور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اس کو لانچ کرنا چاہیے. بالکل. ہماری ڈپلومیٹک اوفینسو مسٹ گو ٹو آل دا میجر کیپٹلز اور وہاں تک جائیں اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو وہاں پر دیں. اور میڈیا جو ہے ہمارا, جیسے کہ ہندوستان کا میڈیا اپنے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے یا اپنے نیشنل ایک ایجنڈے کو سپورٹ کرتا ہے, آلدو پاکستان کا میڈیا یہ کام کر رہا ہے, میرے خیال میں اس میں اور زیادہ تھوڑی قوت ڈالنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. اور آپ نے جو ڈپلومیٹک اوفینسو کی بات کی, زاہد صاحب دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال میں کووڈ کی بھرپور تباہ کاریوں کے باوجود خطے میں جو غیر استحکام ہے اس کو فروغ دینے میں بھارت نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ہم چین کی بات کریں, افغانستان کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تمام ہی نیبرز سے اس نے ایک طرح کا بیر پالا ہوا ہے. کس طرح سوچ رہا ہے یہ خطہ جہاں پہ 3 بڑی نیوکلیئر پاورز ہیں؟ جی سیدھا دیکھیں, بھارت کا آج جو رویہ ہے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ جس طرح آپ نے ابھی کہا باقی ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے اگر تعلقات کو دیکھیں تو بھارت اس وقت ایک ڈینجرس مکس بن چکا ہے ایکسٹریمسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی اور ریجنل ہیجمنی کے جو ان کے ڈیزائنز ہیں. اب پاکستان کے لیے یہ جو آپ نے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ڈپلومیٹک اوفینسو کی, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت کا جو جھوٹ ہے اس کا جواب سچ سے دیں گے. بھارت کی جو گلوبل ڈس انفارمیشن کیمپین ہے اس کا جواب ہم دنیا کو کریکٹ انفارمیشن پرووائڈ کر کے دیں گے. بھارت کا پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کا جواب ہم پازیٹیو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ سے دیں گے. اور بھارت کا یہ جو وحشیانہ اور یہ جنگ کا رویہ ہے ہم اس کا جواب امن کی خواہش سے دیں گے. لیکن سدرا بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جو کارروائی کا جواب بھرپور دفاعی صلاحیت کے ساتھ دیا جائے گا, اور اس کا مظاہرہ بھارت نے بھی دیکھا اور باقی دنیا نے بھی دیکھا جب بھارت نے مس ایڈوینچر کیا. اور اس کے بعد صاحب جس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے, یعنی سہولت کار نیٹ ورکس وہاں پہ قائم کی جا رہی ہیں, ان کو فائنانس کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کوئی رد عمل آیا ہے؟ ہمارا دفتر خارجہ افغانستان حکومت کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان بڑا کلیدی حیثیت رکھتا ہے امریکہ, طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات میں. جی سر دیکھیں, پاکستان کا ایک افغانستان کے عمل کے حوالے سے انتہائی اہم رول رہا ہے. پاکستان نے سپورٹ کیا ہے افغانستان کے اندر امن کے پروسیس کو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے امن کے لیے ضروری ہے کہ خطے کا امن بھی ہو اور افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بالکل ٹریننگ کیمپس کی, جس طرح ہم نے اپنے ڈوزیے میں بات کی, تو وہ بالکل اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور ہم نے یہ معاملہ ہر سطح پر. اچھا, ایک آخری سوال میں امتیاز صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے ہمارے دونوں ہی پینلسٹ نے کہا کہ بہت اہم ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں اور نیشنل پرائیورٹیز کو فوکس کر کے چلے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں, یہ رپورٹس پیش کی جاتی ہیں, دیر از اے پرٹیکولر سیگمنٹ جو اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ جی پاکستان کو اپنے تمام مسائل بیرونی قوتوں پہ یا بھارت کی سازش پہ نہیں ڈالنے چاہیے, وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. تو وہاں پہ ایک کانفلکٹ آف اوپینین کریٹ ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے یا اس وقت ہمیں یک زبان ہو کے ایک ساتھ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے, آئیڈیلی جتنے بھی خارجہ امور ہوتے ہیں اس پہ تمام ممالک, ہم نے اکثر ممالک میں دیکھا ہے کہ وہ میڈیا عام طور پہ حکومت کا ساتھ دیتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اگر ہم بھارت کی یا دوسرے ممالک کی بات کریں جہاں سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے,
اس کی ریٹنگ نہیں بڑھتی ٹی وی پہ. وہ ہمارے جو اکثر پروگراموں میں دیکھا گیا کہ صرف شخصیات کو آپس میں لڑا کے، کیونکہ شاید لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ سپیس ہے. ہم صحافیوں سے پہلے پاکستانی بھی ہیں، اور پاکستانی کے طور پہ ہمارا فرض ہے کہ مسائل ہیں، ہر ملک میں مسئلے ہوتے ہیں، یہاں بھی بہت مسائل ہیں، ہمیں اسے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس پہ ہم خاموشی اختیار کر لیں. اس پہ ہمیں ایک ہمارا ایک اپولوجیٹک بیہیویئر اس بارے میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. امتیاز صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور بھارت میں انکشاف ہونے والے ٹی آر پی اسکینڈل کے بعد شاید ہمیں اپنے ایکو سسٹم پہ بھی نظر ڈالنی چاہے گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ شاید یہی دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم دکھانا یہی چاہتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. دیز آر دا امپورٹنٹ کوسچنز دیٹ وی ول نیڈ ٹو آنسر. لیکن ایک دفعہ پھر بھارت میں ہونے والے انکشافات کے بعد، اس ارریفیوٹیبل ایویڈنس کے بعد ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کس طرح ہمارے ملک، ہماری ریاست کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ ہو کر اس سے نبردآزما ہونا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے زاہد صاحب، ترجمان دفتر خارجہ، اس کے علاوہ امتیاز گل صاحب اور بریگیڈیئر عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھک لیتے ہیں، واپس آتے کچھ اندرونی مسائل پہ بات کریں گے. صارفین ملک بھر میں پریشان ہیں گیس کی شارٹیج کی وجہ سے. اس کی کیا وجوہات بن رہی ہیں اور اس سے کس طرح اس کا سلوشن نکالا جائے گا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا کرتے ہیں ہمارے گھریلو صارفین کی. پنجاب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ بھر کے بھی صارفین پریشان ہیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور مجبور ہیں اس وقت دوسرے سولوشنز کی طرف جانے کے لیے. ایل پی جی کے سلنڈرز لے رہے ہیں، کوئلہ لے رہے ہیں، لکڑی لے رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی بھی جو نرخ ہیں، جو قیمتیں ہیں، وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. آئیے ان کا جو شکوہ ہے اس وقت اور اس کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. سندھ بھر میں گیس کی قلت، گھریلو صارفین شدید اذیت میں مبتلا. لیاقت آباد، کولیمال، سولجر بازار، مجاہد کالونی، بنارس، اورنگی ٹاؤن اور لیاری سمیت کئی علاقے گیس سے محروم. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس آتی نہیں اور آ بھی جائے تو پریشر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. گیس نہیں ہے تو یہی ہے کہ وہ سلنڈر لا کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے بھگاتے. ایک تنخواہ دار آدمی ہے، وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا یا باہر سے جو ہے نا لکڑیاں لے گا یا باہر سے گیس سلنڈر لے گا. روٹیاں باہر سے لینی پڑتی ہیں اور کھانا بھی ہلکی آنچ پہ بس پکتا ہے تو شام تک پکتا ہے. گیس کی قلت کے پیش نظر سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز ایک بار پھر 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے. فلنگ اسٹیشنز 72 گھنٹے کی بندش کے بعد جمعرات کی صبح 8 بجے کھولے جائیں گے. صنعتی صارفین کی صورتحال بھی مختلف نہیں. گیس نہ ہونے سے پیداواری عمل بری طرح متاثر ہے. جی جناب، ویلکم بیک. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دلاسے دیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا تھا پریشر کو بہتر کریں گے. یہ پورا ہفتہ کراچی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگین دس گوئنگ ٹو بی اے کولڈ ویو اور ٹیمپریچرز ڈراپ کریں گے. اس میں مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ حسان خاور. السلام علیکم حسان. جی السلام علیکم. حسان، کیا سلوشن نکلے گا؟ ایک آرگیومنٹ ہمیشہ سے رہی ہے کہ گھریلو صارفین کو یہ بیش قیمت جو ہماری سوئی گیس ہے اس کو کم نرخ پہ دے کر ہم نے پچھلے کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک فلاڈ پالیسی کو اپنایا ہوا تھا. لیکن بہرحال جی اس بارے میں اس وقت بات نہیں کی جا سکتی. اس وقت اہم بات یہ ہے کہ صارفین کے پاس آپشنز نہیں ہیں، مشکلوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال کو دیکھ کر؟ جی دیکھیں، بالکل اس وقت آپ نے جیسا کہ آپ کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گھریلو صارفین الگ پریشان ہیں. جی. آپ کے جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں وہ الگ پریشان ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایل این جی کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کیونکہ ہمارا جو ایک کارگو آنا تھا وہ ایک کمپنی جو ہے اس پہ ڈیفالٹ کر گئی ہے. اور دنیا بھر میں اسپیشلی ایشیا میں اس وقت ایل این جی کی پرائسز اسکائی راکٹ کر رہی ہیں. تو بالکل اس وقت گیس کا ایک بحران بڑا شدید آ رہا ہے. اور یہ ہے کہ یہ فروری کا مہینہ اسپیشلی یہ مشکل ہوگا انڈسٹریل اور آپ کے ڈومیسٹک صارفین کے لیے. جی
یہ بالکل ایسا ہی ہے. حسان کیا کہتے ہیں، بہت سارے ہمارے پروجیکٹس جو التوا میں پڑے ہوئے ہیں، دوبارہ ریجنل سٹیبلٹی اور ساتھ کام کرنے کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ آذربائیجان، ٹرکی اور پاکستان کی ٹرائیلیٹرل ٹاکس بھی ہوئیں. دوسری طرف پاکستان ایران گیس پائپ لائن جس میں پہلے التوا کا شکار ہوئی کیونکہ انڈیا اس میں تھا، پھر انڈیا اس میں نہیں تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کو فاسٹ فارورڈ کیا جائے گا، ان کے اوپر توجہ دی جائے گی؟ یہ بحران در حقیقت ہم سالو کیسے کریں گے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو پائپ لائن والے پروجیکٹس ہیں وہ اس کا علاج ہے. شارٹ ٹرم میں تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے LNG کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں، اور LNG کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ڈومیسٹک فرنٹ پہ سالو کرنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ LNG جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، اس کی کاسٹ جو ہے آپ گیس کی کاسٹ میں شامل نہیں کر سکتے، تو اگر آپ کنزیومرز کو دیں گے تو وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کرے گا. اس کے علاوہ ٹرمینلز کے اوپر جو پرائیویٹ ٹرمینلز کے اوپر کافی سلو پروگریس ہے، یہ ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جو ڈومیسٹک پائپ لائن ہے اس کے اوپر بات ہوئی کہ کیا گیس کمپنیوں کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ کریں اور وہ پائپ لائن کیسے لے کی جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری جو لانگ ٹرم LNG کی سپلائی ہے اور اس کی جو پرائسنگ ہے اس کو کیسے بیلنس کیا جائے. اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی، آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر بھی، کہ جی قطر کے ساتھ ڈیل، یہ ڈیل لانگ ٹرم ورسز شارٹ ٹرم کانٹریکٹ، لیکن اس ایشو کو بھی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں سدرا علاج صرف LNG ایشو سے نکلے گا. لانگ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں آپ کو بالکل اس پائپ لائن کی طرف جانا پڑے گا اور اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کرنا. حسان کیا کہیں گے آپ، یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈرز ہیں اور جو سپلائرز ہیں LNG کے، ان کا یہ فیصلہ کہ پاکستان کو LNG سپلائی نہیں دی جائے گی، اس کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اور ان کی تشویش کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے؟ دیکھیے فیصلہ نہیں لیا سدرا، یہ مارکیٹ کی ریالٹی ہے. آپ کے جو سپلائر ہیں وہ جب آپ کو بڈ دیتے ہیں تو وہ ایک بڈ بانڈ دیتے ہیں. وہ بڈ بانڈ غالباً کوئی $3 لاکھ کا ہے. جس وقت مارکیٹ کی پرائس اتنی اوپر چلی جائے گی کہ وہ بڈ بانڈ سے اوپر ان کا ڈفرنس چلا جائے گا تو ان کا انسینٹو بن جائے گا کہ وہ اس کو ڈیفالٹ کر دیں اور کسی اور کو بیچ دیں. بڈ بانڈ کا مقصد یہی ہے. پرائسز حالیہ دنوں میں بہت والیٹائل رہی ہیں. اس وقت جو ہے نا ملٹی ایئر ہائی پوائنٹ ہماری پرائسز ٹچ کر رہی ہے. وہ جو ENOC کمپنی تھی ان کو زیادہ پروفٹ ملا، انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا. اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ڈیبیٹ اس طرف جاتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہونے چاہیے، کتنے شارٹ ٹرم. ہمارے پاس بھی قطر کے جو لانگ ٹرم ڈیل ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری سپلائی ایشورڈ ہے. اس کے اندر پرائسنگ کا ایک ایشو ہے جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اس میں یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دا رائٹ مکس. لیکن حسان اگر آپ کو یاد ہو نوٹیز میں یعنی 2000 سے لے کے 2010 تک یہ ڈبیٹ بڑی رائپ تھی کہ 2005 کے بعد ہماری جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے وہ ہماری سپلائی سے تجاوز کر جائے گی اینڈ وی نیڈیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ اگلے 30 سالوں کے لیے 50 سالوں کے لیے انڈیا نے اپنی سپلائی کو سیکیور کیا ہے. اب ایک اچھی خبر ہمارے پاس یہ آئی تھی کہ ایکسپورٹ آرڈرز بیکاز وی مینج کووڈ وے بیٹر دین دی ادر ریجنل کنٹریز، تو ہمیں لگا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ آرڈرز آئے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اگر اس طرح کا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑا کہ گھریلو صارفین کے بجائے آپ کو یہ کاروباری اور صنعت کاروں کو گیس سپلائی پہلے یقینی بنانی پڑی، تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ایسے ڈیسیجنز لے گا؟ جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ سولوشن بیچ میں نکلے گا. ابھی جو میں اس دن کیبنٹ کمیٹی کا ڈیسیجن دیکھ رہا تھا، ابھی تو انہوں نے پہلا ایکس تو گرایا ہے انڈسٹری کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو صرف اپنے پاور پلانٹ چلا رہے ہیں ٹیکسٹائل مل، ان کے ہم یہ بند کر دیں گے گیس اور ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے. جو کنزیومرز ہیں وہ آلریڈی سفر کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی ایک طرف جائے گی. میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے کٹ دونوں طرف لگیں گے اور دونوں کو بیئر کرنا پڑے گا. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت یہ انڈسٹری کے لیے اچھا شگن نہیں کہ ان کی گیس آپ اس وقت انٹرپٹ کریں یا ان کو مہنگی بجلی دیں. لیکن ایک ویری کوئک کویسچن حسان مجھے بتائیے گا کہ پچھلی دور حکومت نے بڑا اس پہ کہا تھا کہ جی ہمیں ملا تھا بجلی کا بحران اور انرجی کا بحران اور ہم نے اس سولوشن اس کا نکالا ہے اور آپ دیکھیں اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یکا یک 2.5 سال میں ہم دوبارہ مسائل میں کیسے گھرے ہوئے ہیں؟ دیکھیں LNG کے اوپر تو ایک تو ہم نے ٹرمینلز کے اوپر بہت زیادہ کوئی پروگریس نہیں شو کی سدرا، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کچھ ہفتے ایسے ہیں جس میں پرائسز ایکسٹریملی والیٹائل ہیں. آپ 6 ایئر ہائی ٹچ کر رہے ہیں ایشین پرائسز پہ، تو ہم شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے اس طرح کی والیٹائل پرائسز کے لیے. صحیح، بہت بہت شکریہ حسان. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ دا مارکیٹ والیٹائل، نو بڈی کوڈ ہیو پریڈکٹڈ 2020. لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم فریم ورک میں یا پالیسی چینجز لا رہے ہیں اور اپنے آنے والے کل کو سیکیور کر رہے ہیں، دین آل دیز نیڈ ٹو بی فیکٹرڈ ان. یعنی کچھ انسرٹن سا بھی ہو سکتا ہے، انوملی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اتنے ولنریبل کیوں ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सुबह सुबह हर कोई चाहता है कि वो हाई एनर्जी चाको चौबंद हो। उसके लिए कुछ लोगों के लिए जरूरी होती है सुबह की चाय, कुछ कहते हैं जी ब्लैक कॉफी ना मिले तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। असल बात यह है कि आपने रेस्ट सही किया होना चाहिए, यानी 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बेचारे हमारे विक्टिम्स ऐसे भी हैं जो ये नींद नहीं कर पाते क्योंकि उनके घर में कोई ऊंचे ऊंचे खराटे लेता है। आज हमने सोचा इसी सोशल इशू पे बात की जाए कि जो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, घर में नॉइज पोल्यूशन इतना है कि सो नहीं पाते। अगर आप भी खराटों से परेशान हैं तो आज का शो आपके लिए, क्योंकि हम इसका कोई हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिर अहम बात यह है कि जो शख्स खराटे लेता है, कभी आप उसको बताएं तो वो मानने को तैयार नहीं होता। फिर लोग छुप छुपा के वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। आइए इस बारे में बात करते हैं और आज हमारे पास एक बड़ा ही जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट हमारे साथ हैं माहिर नफ्सियात भी हैं और अपने पर्सनल तजुर्बों से भी बताना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे साथ हैं जी फराह खान। थैंक यू फराह फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं हम सबके फेवरेट, जो कि चाहे कोई सोशल इशू हो, लीगल मैटर हो या फिर इस तरह का घरेलू इशू हो, उसमें जबरदस्त इंसाइट रखते हैं। हमारे साथ हैं जी ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, क्या किया जाए अगर घर में इस तरह की नॉइज पोल्यूशन हो? भाजी ये तो फिर ट्रबल इनसाइड है ना, विद इन दैट है। और इसका हल नहीं है, लेकिन कुछ औरतों ने खुद हल इस तरह से निकाला है कि रात को सोते वक्त फिर वो क्या करती हैं बेचारी कि अपना सर जो है ना वो पाँव की तरफ कर लेती हैं और अपने पाँव हस्बैंड के मुंह की तरफ कर देती हैं, ताकि कम से कम आवाज कम हो जाए ना। 4 फुट के फर्क, 6 फुट का तो हस्बैंड होगा, तो 6 फुट या 5 फुट का तो कम से कम होगा, तो 5 फुट से दूर आए आवाज तो थोड़ी कम हो जाएगी। और साथ ही लेटा हुआ है तो वो तो धड़न धड़न कान के अंदर ही। ये इम्पोर्टेंट बात है कि घर में कोई भी हो सकता है, यानी आपके कई लोगों की तो माशाल्लाह पिच ऐसी होती है कि दूसरे कमरे में सो रहे हो और आपके लिए अपने कमरे में सोना मुहाल हो जाता है। सर्दियों में तो पड़ोसियों के खराटों की भी आवाज आने लगती है। फराह, क्या कहेंगी कि अच्छा, हम अक्सर कहते हैं ना शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये फ्लूक है, इसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, तो फिर पता ही चलता है, तो पता चलता है। ये आपको बताया जैसे वो खरबूजा खरीदते वक्त बंदा एक खरबूजा लेना होता है, पूरी रेडी सूंघता है। इसी तरह दवा ढूंढते वक्त भी ना या शोहर ढूंढते वक्त पूरा बंदा इंटरव्यू लेता है, लेकिन खराटे वाला सवाल ही नहीं होता। वो जैसे उर्दू का मुहावरा है ना, टूटी कहाँ कमंद। अब आप पता नहीं है कि वो कहाँ जाके आपकी जो ना प्रॉब्लम शुरू होगी। वैसे तो आपने बड़ा छान पटक के डिग्री वेरीफाई, सवाल ही नहीं होता ना, खराटे वाला सवाल हो भी जाए तो बताएंगे नहीं। लेकिन वैसे खराटे वाला सवाल भी डाल दिया करें, डाल दिया करें भाई आप पहली चाय पे कोई आए वैसे कि शादी जैसे मेरे ख्याल में जो लड़कियों के फादर्स होते हैं वो यहाँ तक तो पूछते बेटा सिगरेट तो नहीं पीते, पान तो नहीं खाते, अब अगला उन्हें कि बेटा खराटे तो नहीं लेते। और इतना पर्सनल सवाल है। एक सवाल और डाल दिया खराटे का। हाँ, फिर तो मेरे ख्याल से किसी की शादी नहीं होनी है अगर ये सवाल डल गया। नहीं, फिर अगले ने दूसरा सवाल कर लेना कि भाई इसकी कच्ची नींद है या पक्की नींद है। फिर एसी पसंद है या पंखा पसंद है, क्योंकि इस पे भी लड़ाइयाँ होती है। और ट्रिक क्वेश्चन है फिर। अरे इस तरह के लोग आजकल सवाल करते हैं फराह कि पीली लाइट पसंद है या सफेद लाइट पसंद है, इस पे लड़ाई हो जाती है। फिर आपने जैसे कहा कि मल्टीपल चीजों को लेकर सवाल ये है कि इस तरह का सरप्राइज पान की दुकान पे लगी होती है, दूध वाले की दुकान पे, दूध वाले की दुकान वो चमकती है उस लाइट में, वो दूध चमकता है ना उस लाइट में, तो पता चलता है कि कितना खालिस है। अच्छा जी, एक कॉलर आ गए, हो सकता है उनकी आप बीती भी ये हो, तो उनसे जरा बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम इम्तियाज अस्कर कराची से। क्या हाल चाल है इम्तियाज साहब? मैम सबसे पहले तो हस्बे मामूल खराज तहसीन के जिसके जहन में ये टॉपिक है, हजारों चैनल चल रहे हैं मगर ये टॉपिक आपके यहाँ बड़े ये एक दुखी आत्मा के दिल में ये सवाल आया था, क्योंकि देखिए मसले हम हर तरह के कवर करते हैं, तो जो इस मुश्किल से गुजर रहा होगा ना उसी के जहन में ये सवाल होगा। लेकिन मैम एक चीज अर्ज करूंगा, जो खर्राटे लेके सोता है ना बाखुदा उसको नींद बड़ी मीठी मीठी आती है, बड़ी मजेदार आती है नींद। और आपने सही कहा पड़ोसी के खराटे की आवाज आ सकती है क्योंकि सर्दी में सन्नाटा। अच्छा इम्तियाज साहब, जो आप बताइए कि जो खराटे लेता है उसको अमूमन पता होता है कि वो खराटे लेता है? नहीं, उसको तो बिल्कुल भी नहीं होता। सोया हुआ आदमी समझिए कि वो आधा जिंदा और आधा, तो इसलिए ना उसको नहीं पता होता। लेकिन ये एक बीमारी है जिस तो लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है, नाक की हड्डी का कोई साइनस का भी मसला होता है,
मगर बॉस नींद बड़ी मस्त आती है कराटे वाले को, ये आप पूछ लीजिए किसी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। अच्छा, शुरुआत से ही करते हैं। फरा, आपके पास वही सवाल कि अब एक सरप्राइज मिला है ना, अगर एक न्यू बेहाता जोड़ा है, लड़की को पता नहीं था पहले, अब हम अस्यूम कर रहे हैं कि ज्यादातर खराटे लेने वाले हजरात ही होते हैं, तो क्या करना चाहिए उसको? यानी नाउ शी इज अपसेट, नींद पूरी नहीं हो रही है, गुस्सा है, ये बात कहने में शायद झिझक भी है, हिचकिचाहट भी है, क्या करे वो? ऐसी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है क्योंकि ना निगले बने ना उगले बने। हाँ। अब शादी तो हो गई है। हाँ। तो अब बड़े फनी इस तरह के केसेस आते भी हैं और जिसमें लड़कियां ही कंप्लेन करती हैं कि अगर बाहर जाके सोए तो सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है हमारे इन-लॉज को या सासू सर को कि बेटा झगड़ा हो गया है क्या? हाँ। क्या आपके लिए वो कह दे बामुशक्कत है, आप बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ, तो आपने रहना तो अंदर ही है। हाँ। अब अंदर रहना है तो क्या आप नीचे बिस्तर बिछा ले, और नीचे बिस्तर बिछा ले तो फिर हाउ विल इट कंटिन्यू? बिकॉज ये तो एक नेवर एंडिंग है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो हयात ही नीचे सोती रहे, हयात ही भी उसके तो ठीक होने नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली बेड जहेज में लाई है, तो बेड अपना है, सो हो रहा है। समझ सकते हो मसला कितना बड़ा है, ये कितना गंभीर है ये। अब वो कहे बेड मेरा, तुम नीचे सो ना, कराटे भी तुम लेते हो, तो तुम्हारी वजह से मैं तो मुश्किल में आई कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ इट। सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज ऐसे सिचुएशन में मुंह में तकिया रख दे तो कुछ फिर दबाने का भी दिल करेगा सर। आपके पास आ रहे होंगे खान साहब, हमारे क्लिनिक से निकलकर फिर यहाँ पर जा रहे होंगे, सारे केसेस कैसे हो रही है? सिर्फ तकिया रख के बैठी थी। मुझे क्या, मैं तो रोज लगती है, मेरी नीयत थोड़ी नहीं था, ये जो हो गया वो मेरी नीयत नहीं थी। ऊंचा खराटा लिया तो मेरा जोर ज्यादा हो गया। सर यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि बहुत अपसेटिंग हो जाते हैं कपल्स इस तरह की क्योंकि पूरा दिन फिर आप काम करते हो और रात में एक इंसान सो रहा है, दूसरा इंसान नहीं सो पा रहा है, और सबसे बड़ी बात वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है भाई कि वो कर रहा है। बहुत अच्छा, मुझे बताएं कि जितनी आपकी नॉलेज में हो इसका तो कोई सोल्यूशन ना बेचारे के इख्तियार में, यानी आप ये भी तो देखें ना कि अगला कोई जानबूझ के तशद्दुद या नॉइज पोल्यूशन नहीं कर रहा। एक तो होता है ना कि मैं ऊंचा टीवी सुनने की आदत है तो इंसान कहे यार इसको समझाओ, दूसरे का ख्याल करो, ये तो उसके बस में नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन है, कोई दवाई है, कोई और चीज है? पहले एक जमाने में मैंने देखा था रीडर्स डाइजेस्ट में हम बच्चे होते थे तो आता था कि कोई नोज पिन होती है वो आप लगा लें तो शायद आपके खराटे नॉइजलेस हो जाते हैं, ऐसा कोई होप है? अच्छा, अमेरिका में ना वो स्टोर्स में बाकायदा वो ईयर प्लग्स मिलते हैं। हाँ। और लिखा होता है कि ये खराटे वाले लोगों के साथ कपल्स के लिए है, ये वाइफ्स तो कर सकती हैं। वो बड़े सस्ते भी होते हैं, वो एक डब्बी में 6 आते हैं। सही। और वो कौन लोग यूज करते हैं? जो एयरपोर्ट्स के नजदीक जिनके फ्लैट हैं, एयर प्लग ही वो यानी नॉइज पोल्यूशन रात को वहाँ सारी रात जहाज उतरते हैं। सही। तो बेचारे सो ही नहीं सकते, तो वो प्लग्स लगा के सोते हैं, फ्लैट भी नहीं बदल सकते। अच्छा, बीवी तो चले एयर प्लग्स लगा ले, अगर बच्चा भी साथ सो रहा है और वो उठ जाता है, बच्चा तो यूज टू हो जाएगा इन एनी वे थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि बच्चे का तो एक वो समझेगा म्यूजिक ही यही है सोने का। एग्जैक्टली, उसको लोरी लगेगी रात में, लेकिन सर वो यूज टू हो जाएगा क्योंकि वो वैसे ही बड़ा समझेगा इसी म्यूजिक से। लेकिन आप कहती हैं कि एयर प्लग लेने कोई नोज पिन यू विल नॉट बिलीव कि खराटे जरूरी नहीं है कोई मेडिकल इशू ही हो, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से भी बढ़ जाता है। ओके। स्पेशली अगर आपका पूरा दिन बहुत हेक्टिक गुजरा है तो रात में वो आपको साफ पता चल जाएगा कि इस वक्त जो है वो वॉल्यूम ये है, इस वक्त वॉल्यूम ये बात भी है। जो लोग रेगुलरली खराटे नहीं लेते फरा, वो कहते हैं कि जिस दिन हम ज्यादा थके हुए हों या स्ट्रेस में हों उस दिन खराटे बढ़ जाते हैं। खराटे, इसका क्या कनेक्शन है? जब ज्यादा थक के नींद आए तो खराटे इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक रिएक्शन होता है, बॉडी सिम्टम होता है जो सामने नजर आ रहा होता है। बॉडी के अपने तरीके बताने के कि मैं किस कैफियत में हूँ। दांत चबाते हैं कुछ लोग रात में सोते हैं, ग्राइंडिंग करना, और इतनी तेज आवाज होती है वो कि अगला बराबर में सो नहीं सकता है। तो वो तमाम चीजें जो है ना पिक करनी जरूरी होती है कि एक्चुअली आपका डे पूरा कैसा गुजरा, आपकी बॉडी रात में बता रही है बगैर बोले, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस में अनकॉन्शियस सब कुछ चल रहा है, ब्रेन तो स्टॉप नहीं हो रहा। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद ये दांत चबाने वाले निकल आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नासिर बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी नासिर साहब, क्या कहेंगे? आज का मौजू जरा हमने मजाइया भी रखा है लेकिन इसके सीरियस पहलू भी हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो सीरियस ही लूंगा क्योंकि मेरी वजह से सारी फैमिली डिस्टर्ब है। नासिर साहब, माय सिंपैथीज विद यू एंड द फैमिली। तो आपको लगता है कि इससे आप बड़े गिल्टी फील करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वाइफ और बच्चे फिर दूसरे रूम में उनको जाना पड़ता है। तो आपको पता कब चला कि आप इतने ऊंचे खराटे लेते हैं? नहीं, मुझे तो बेसिक जब मैं सोता हूँ मुझे तो होश भी नहीं होता कि मैं खराटे ले रहा हूँ, बट जो मेरे साथ मेरे बच्चे होते हैं या वाइफ होती है तो वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ। फिर वो मेरी रिकॉर्डिंग करके सुबह बताते हैं पापा ये देखिए आपने क्या किया रात को। हाँ, तो आपकी वीडियो भी बन जाती है? जी जी, वीडियो बना के डेली मुझे बताते हैं पापा कम लिया करे खराटे, उधर मुंह मोड़ के सोएं, इधर मुंह मोड़ के सोएं, उसकी समझ नहीं आ रही होती।
तो अभी आपका मैं शो देख रहा था तो मैंने कहा मैं भी कॉल करके पूछ लूं। नहीं, थैंक यू नासिर साहब कि आपने शेयर किया। मुझे ये बताएं कि जो फीलिंग्स होती हैं जो शख्स कराटे ले रहा है, वही हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपके इख्तियार में नहीं है, आपके बस में नहीं है, कि आपने किसी को कभी कंसल्ट किया कि इस पे काबू पाया जा सके, या जैसे अभी डॉक्टर फराह कह रही थी कि ये तो बेसिकली दिखा रहा है कि आप कितने स्ट्रेस में हैं या बॉडी में और कुछ क्या चल रहा है, कभी इस तरफ ध्यान गया आपका? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब सोता हूँ तो बिल्कुल ठीक सोता हूँ, लेकिन विद इन फ्यू मिनट आप कह रहे हैं मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ, उसके बाद मुझे होश नहीं होता। लेकिन कराटे मेरे जो है जैसे प्रेशर कुकर स्टार्ट हो जाता है ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों का कहना ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब कॉल करने के लिए। एक दफा फिर देखें जी, अहम मसला है, वैसे आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए, शायद कोई तजुर्बा कामयाब हो जाए। चलें जी, एक तजुर्बा ये भी करके देख लें। दूसरा ये कि फिर बच्चों की तरफ और वाइफ की तरफ इंसान परेशान हो जाता है, और खास तौर पर आप ये देखें घरों में तो लोगों ने अपना अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन अगर आप कभी वेकेशन पे गए हैं, कभी कहीं ट्रिप पे गए हैं और आप ज्यादा क्लोज हैं, रूम शेयरिंग में हैं या घर में मेहमान आए हुए हैं, तो इंसान उस वक्त झींपता फिर रहा होता है कि मैं क्या करूं, घर में शादी भी है, मेहमानों से भरा हुआ घर है, मैं किधर जाऊं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तो लोग सो नहीं पाएंगे। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं और बड़ी सारी कॉल्स हमारे पास ऑफलाइन भी आ रही थी, कई लोग खुद कन्फेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो लोग जो रिसीविंग एंड पे हैं, चाहे आप के वालिद साहब खराटे लेते हों, आपके हस्बैंड खराटे लेते हों, आप भी जरा बताएं और अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि कई लोग इस बात पे हैरत ज़दा रह जाते हैं कि यार हमारे अब्बू इतने ऊंचे खराटे लेते हैं कि हम दूसरे रूम में सो नहीं सकते, लेकिन बेचारी अम्मी हैं वो एडजस्ट कर गई हैं, उनको वही जैसे अभी ख्वाजा साहब कह रहे थे कि वो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये एडजस्टमेंट कितना वक्त लेती है, कई लोगों की रिलेशनशिप इसकी वजह से स्ट्रेन होती है, लेकिन कहीं जिस तरह कहते हैं ना कि जी मोहब्बत अंधी होती है, वो शायद बहरी भी होती है फर्क हो जाए तो बेहतर है ना। फरा वैसे होती है बहरी मोहब्बत, ये आपने नया इस तरह इजाद कर दी है ना, आज से चल जाएगी, यानी और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा, पता नहीं रॉयल्टी मिलेगी कि नहीं। बल्कि जो लोग खराटे लेते हो ना, उनसे उनको कहना चाहिए देखो मुझे बेलॉस और बहरी मोहब्बत चाहिए तो मैं आगे चल सकता हूँ। अच्छा जी, बताते चले आपको कि हमारे साथ मौजूद है मरहूम अहमद बिलाल। ही इज एन एक्टर एंड ऑल्सो ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। बिलाल, अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताएं कि इस मौजू पे क्या कहेंगे। इसका बड़ा हम देखते हैं कि मजाक बनता है टीवी ड्रामों में, मूवीज में, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आलमी नौयत के इस मसले पर मुझे अपने इजहार ख्याल का मौका दिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो लोग जो खराटों से डिस्टर्ब होते हैं वो बहुत बड़े नफ्सियाती मरीज हैं और उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। खराटों से कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करना सीखे। तो आपको मेरे आर्गुमेंट से अंदाजा हो गया होगा कि मैं बहुत ऊंचे खराटे लेता हूं। हाँ, तो इसका मतलब है जो लोग इससे परेशान है उनमें अदम बर्दाश्त है, बेसिकली उनको अपने आप पे काम करना है। हमारे घर और माशाल्लाह यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क में कह के कहना कि जी मुझे नॉइज पोल्यूशन लगती है, हमारे घर मोस्टली अगर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं कराची में तो मेन रोड पे होता है, वहां तो टीडी पापा हर वक्त बस चलती रहती है, उसके अलावा बाइक चलती रहती है, पानी की मोटर, हमारे यहाँ तो होती है, हर चीज लाउड है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितनी खूबसूरती से आपने टीडी पापा कहा है, मतलब मेरे ख्याल में इस पे गला से प्रोग्राम होना चाहिए, है ना। अगला टॉपिक अब टीडी पापा रख ले, ना टीडी पापा नहीं, टीडी पापा दो दफा कहना। बिल्कुल सही हो गया बिलाल। फरा, लेकिन कमिंग बैक टू दिस सीरियसनेस ऑफ इट, मुझे बताएं कि यंग एज में भी कई लोग खराटे लेते हैं और ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे में जाके देखने में आया है कि मर्द हो या खवातीन दोनों का, यानी एक विंड पाइप रिलेटेड है, उस वक्त ऑक्सीजन लेवल्स या तो कम हो जाते हैं, बट मोस्टली पीपल स्टार्ट स्नोरिंग एट एन ओल्डर एज। It has to do a lot with respiratory system as well. आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज की कमी हो गई है, और बाज़ दफा नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से भी या साइनस होने की वजह से भी इशू होता है, और नेजल ब्लॉकेज की वजह से भी होता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स सिर्फ मेडिकल
नहीं है, साइकोलॉजिकल भी। तो दोनों चीजों को सामने रखते हुए आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वाकई इसकी नौयत क्या है, कितना सीरियस है। चेक कराना कोई बुराई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तब देखा जाते हैं डॉक्टर के पास जब वो लास्ट स्टेज पर होती है, कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल, या किसी और तरह से स्ट्रेन हो चुकी होती है रिलेशनशिप, पता चल रहा है कि वो डॉक्टर को खुद भी वो स्नोरिंग करता हो, बिल्कुल, जिसको जाके कंप्लेन करे। ये आपने मेरी अम्मी वाली बात की है, गंजेपन का शर्तिया। आपको मैं बताऊं, मेरी अम्मी का ये प्रॉब्लम है ख्वाजा साहब, हमारे जो जीपी है ना उनका थोड़ा वजन ज्यादा है। वो जब अम्मी को देखते कहते हैं वजन कम करें, कहती है पहले आप करें। ये बड़ा कॉमन मसला है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ खानेवाल से। क्या कहेंगे सर? आपको भी कराटे आती? जी, मुझे पता नहीं सर, अभी तक कोई कंप्लेन तो नहीं आई है। मुझे बहुत ज्यादा कराटे आते हैं। अच्छा। इसका एक सोल्यूशन मैंने परसों पढ़ा है जी, कि वो कह रहे थे कि ड्रॉपर के अंदर सरसों का तेल लेके वो रात को आप नाक में डाले ना, तो वो चंद दिनों के बाद कराटे खत्म हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की ड्राइनेस की वजह से भी होता है? हाँ, यानी कि उन्होंने कहा कि सरसों का तेल ड्रॉप में लेके आप डालें तो कुछ दिनों बाद वो 4 से 5 कतरे डाले नाक में। सर, इससे कोई फायदा हुआ है इस नुस्खे से? हाँ, वो कहते हैं काफी फर्क पड़ता है। आपको तो पड़ा शुरू करना है? नहीं, मैंने अभी शुरू करना है। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा कराटे आते हैं, मेरी वाइफ को भी आते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है। मुझे बताएं कि खवातीन तो अक्सर इस बारे में कंप्लेन कर रही होती हैं और ये बड़ा हमारी फेमिनिटी के भी खिलाफ है, यानी वो जो निस्वानियत है उसके जुमरे में नहीं आता अगर खातून या कोई लड़की अगर खराटे लेती हो। तो मुझे बताएं, आपने कैसे रिएक्ट किया था जब आपको पता चला कि आपकी वाइफ खराटे लेती है? वो जब मैं उठता हूँ तो वो बात सब सोई हुई होती है ना, तो उनके खराटे हो रहे तो मैं कहता हूँ ये बड़े सुकून से सोए, इनको डिस्टर्ब ना करे। तो ये होता है ना जी। सही। आपने उनको बताया लेकिन कि वो खराटे लेती हैं? हाँ, मैंने उन्हें बताया है। मैंने कहा आज सुबह में नमाज पे उठा तो आप खराटे ले रही थी, मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया कि आप सो रही है। हाँ जी। तो आपको भी खराटे आते हैं कि नहीं आते? आपको कंप्लेन नहीं करती? तो यानी अब आप कह रहे हैं कि कंप्लेन नल हो गई, यानी अब आप कंप्लेन नहीं कर सकती हैं, आप खुद हमारे कबीले में शामिल हो गई हैं। सही है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिलाल, वैसे क्या कहेंगे, वो जो इमेज है ना, एक आपने अपनी बात तो कर दी, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव एडमिटेड ऑन नेशनल टेलीविजन कि आप स्नोरिंग करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहती है कि भाई वो जो फेमिनिन सा लेडी लाइक हमारा इमेज है वो खराब हो जाएगा। तो अगर लड़कियां खराटे लेती हूँ तो उनको क्या करना चाहिए? अब लड़कियों को लड़कियां अगर खराटे ले रही हैं, पहली बात तो ये उस खराटे को ओन करना चाहिए। ये जो होता है ना, हमने 400-500 चीजें की थी, मैं ऐसे ही मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करूं, तो उसमें खराटे भी शामिल कर लें। हाँ। और दूसरा ये कि खराटे लेने से ना कोई आपकी जो है ना, जो आपका खातून होना है वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। जिस तरह से मस्कुलैरिटी डिस्टर्ब नहीं हो सकती खराटे लेने से। सही। मस्कुलैरिटी तो वैसे एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों से खराब होती नहीं है, वो तो टॉक्सिक भी हो जाती है ना, तब भी वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। किसी शायर ने आज तक अपनी महबूबा के खराटे पे कोई गजल नहीं लिखी। सर, ये देखिए कितना बड़ा गैप है। आपने कितने लोगों को मेरी महबूबा के खराटे तो सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई बस आ रही है। भाई ने सरसों के तेल वाला तरीका बताया। कुछ अर्सा पहले मैंने इसका एक फॉर्मूला निकाला था खराटे खत्म करने का, और वो वाकई मौसर है। अच्छा, वो क्या? आपके खराटों से अगर लोग पसंद है तो उसका वाहिद और जबरदस्त हल जो है ना, वो ये है कि आप फौत हो जाए। अल्लाह माफ करे, बातें ना करें। अच्छा भला लाइट हार्टेड, लेकिन फरा बहुत ये भी सही है। टेंशन ना लेना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? फरा मुझे ये बताया कि जो नुस्खे हैं उसमें कई लोग कई चीजें करते हैं। कुछ जो कहते हैं कि भाई अगर आप फौरी तौर पे कुछ उसको चौंका दें बंदे को, यानी उसके कान पे जाके कोई ऊंची सी आवाज करें तो खराटे रुक जाएंगे, यानी चौंकाने का लोग पिन चुबो जगा दें। चौंकाने की मुक्का मारेगा उसका क्या होगा? एग्जैक्टली, तो मैं वही कहने वाली थी अभी। बिलाल सही बोल रहे हैं कि चौका तो आप देंगे, लेकिन उसके बाद जो थप्पड़ पड़ेगा अगले उसका क्या? वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा। खराटे बंद हो जाएंगे, भी नहीं होगा। खराटे तो बंद हो जाएंगे, दिल भी बंद हो जाएगा बेचारे का। लेकिन अगले ने कहा है कि मैं आपको खराटे बंद करने का नुस्खा दे रहा हूँ, तो नुस्खा सही है, खराटे बंद हो जाएंगे, उसके बाद और कैसे बंद हो जाएगा वो आपकी किस्मत है। अच्छा, ये एक बड़ा इसके अंदर भी लोगों ने बात की है कि अगर आप किसी को जगा दें या हिला दें, एक तो नींद डिस्टर्ब होती है और साथ साथ ये भी रिस्क होता है कि अभी अगर वो चेहरा पलट के दूसरी तरफ खराटे ले रहा है, उसने करवट आपकी तरफ ले ली, तो फिर तो डायरेक्ट अटैक हो गया, फिर क्या करें? एग्जैक्टली, फिर आपकी भी आएगी।
सर आप अभी बोल रहे थे कि उनको जगा दें या उठा दें या नाक में कुछ डाल दें, सब कुछ। मैं बहुत आपको बताऊं ऑनेस्टली, जो इस वक्त हालत है वो ये कि अगर आपको पता भी चल जाए ना, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। द प्रॉब्लम इज यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आपको पता होने के बावजूद बाज़ दफा बहुत सारी चीजें करना ही नहीं चाहते। ये आप उसकी बात करें जो खराटे लेता है या जो उसके साथ है बेचारा? नहीं, जो खराटे ले रहे हैं, जो ले रहा होता है तो बड़ा कंफर्टेबल होता है। हाँ, अगर आप बोल सारे मसाइल जो है साथ सोने वाले के हैं। सही स्टीम ले लें या कोई और कुछ भी ऑल्टरनेटिव बता दें, लोगों को पता होता है, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। अच्छा, लेकिन ऐसे मौकों पे सुनवाई कहाँ हो? यानी अगर फॉर एग्जांपल एक खातून फील करती है कि यार ये मेरे हस्बैंड के साथ ये मसला है, वो अपने मैके में जाके डिस्कस करे, अपनी सास से डिस्कस करे, किससे बात करे? वो यहाँ भी ये मसला आता है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर खातून है उसका खावत खराटे लेता है तो उसका सबसे आसान हल ये कि थाने जाए, उसमें झूठा पर्चा करवाए, साल 2 साल के लिए उसे अंदर करे, साल 2 साल आराम से गुजारे, बाद में देखी जाएगी। अच्छा, लोग एनोनिमसली सोशल मीडिया पे जाके कहते हैं, क्योंकि वही बात है, कथारसिस नहीं मिलती। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करके ब्रेक लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ, खानेवाल से बोल रहा हूँ। मैं भी रात को सोता हूँ, मेरे को खराटे होते हैं, घर वाले जो है। वैसे आपको मैं बताओ, जितने कॉलर्स है ना, सलाम है आपको। देखिए कितनी सच्ची और खूबसूरत कौम है पाकिस्तानियों की। ऐसे टॉपिक पे भी आगे उसने कहा, हाँ जी मैं हूँ वो शख्स जो खराटे लेता है, अब क्या किया जाए बताएं। इट इज वेरी कमेंडेबल। लेकिन मुझे बताएं सर, इसकी वजह से आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में कोई परेशानियां आई हैं कभी? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं आती, लेकिन ये घर वाले सुबह उठ के कहते हैं रात को हमें नींद नहीं आई। हाय, और ये सिलसिला काफी सालों से हो रहा होगा? नहीं, अभी हुआ है, 1 साल हुआ है। अच्छा, नहीं, आई होप की बेहतरी हो और आप कोई कंसल्ट कर लें डॉक्टर को, तो सब में बेहतरी आ जाएगी। बट थैंक यू फॉर दैट कॉल। और मैंने कहा ना, देखें सच्ची और दयानतदार कौम है पाकिस्तानी कौम, फौरी तौर पे आके एडमिट करती है, हाँ जी ये मसला है। मसले का हल भी निकालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे इसका रिस्पांस दिया है, बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो जी अगर आप बदल सकते हैं तो अपना कमरा बदल लें, अगले को जगा दें। और कई लोग जो खुद उन्होंने आजमाए हुए नुस्खे हैं उन्होंने वो भी शेयर किए। उन्होंने कहा मेरे भाई खराटे लेता है तो मैं तो उसकी नाक भी पकड़ लेती हूँ। एक हजरत ने कहा कि मेरी वाइफ फौरन उठा के मुझे कहती है कि आपका रिक्शा चल रहा है, प्लीज़ उसको ज़रा कंट्रोल करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद जावेद की लपटाबाद से जी। जी जावेद साहब, क्या हाल चाल है आपके? क्या कहेंगे आज के मौजू पे? जी बस खराटे जनाब, मेरी और मेरी मिसेस का मुकाबला होता है खराटे। जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो जावेद साहब, हु इज विनिंग? जी कौन जीत रहा है? बस जी जीत रहा है जनाब। बस वो कभी किसी के टखने हिलाते हैं तो कभी किसी का सर हिलाते हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ यार, बस बंद करो। और जावेद साहब, बच्चों का क्या हाल है? बच्चे कैसे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? बच्चे जनाब अलग कमरों में होते हैं तो बच्चे भी कभी कभी एंजॉय करते हैं। बड़े सुरीले किस्म के खराटे लेती है मिसेज, और टोन बदल बदल के। आप तो माशाल्लाह, फिर आप लोगों का तो ऑर्केस्ट्रा है। मुझे बताया कि कभी बच्चों ने या किसी ने वीडियो तो नहीं बनाई आप लोगों की? वो नहीं, वीडियो कभी कभी बना लेते हैं। हाँ जी, लेकिन बस होता ये है जी कि दिलचस्प मुकाबला होता है हमारा जी। अच्छा जावेद साहब, कभी वाइफ ने कंप्लेन की थी शुरू में आपसे कि आप खराटे ना लिया करें, मेरी नींद खराब होती है? कोई आप लोगों की इसमें बहस हुई? कहते तो हैं जी, लेकिन ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसे कोई इशू बना लिया जाए। हाँ जी। अच्छा, आज तो आप बड़े ओके है ना इस बात पे? कई लोग इस बात पे भी बड़े झेपते हैं कि चलो ये हमारी प्राइवेट बात है, इसको दोस्तों में, खानदान में, रिश्तेदारों में कभी ना कहना। तो जब पहली दफा ये बात बाहर हुई थी तो आपको गुस्सा आया था? वो नहीं, गुस्सा ऐसे खाम खा बेजा बातों पे गुस्सा जो है वो अच्छी बात नहीं, गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। जबरदस्त, आपका तो फिर जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। और इसी बात को मैं फरा आपके पास ले जाना चाहूंगी। कई लोग जैसे कहते हैं ना, घर की बात बाहर ना निकालो, मियाँ बीवी की आपस की बात है बाहर ना करो। अगर ये बीवियां कन्फ्रंट कर भी लेती हैं तो फिर यानी उनके हस्बैंड्स की ये ख्वाहिश होती है, इनकी तरह बड़ा दिल नहीं होता जावेद साहब की तरह, कि बाहर ना किसी को बताना, ना इस पे कभी मेरा मजाक उड़ाना।
सो जावेद साहब का इसीलिए में थोड़ा रिएक्शन डिफरेंट था, बिकॉज ना दोनों मुकाबला कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन इमेजिन करो ना कोई लेकिन वो जैसे सिद्रा ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, इस पर गुस्सा नहीं तो इस बात को भी मजाया ले रहे हैं, समथिंग बिग। लेकिन हस्बैंड तो इस बात पे, अगर आप मिसाल के तौर पे वीडियो आपने बना ली है और आपका आपस का जोक है, लेकिन आपने वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो वीडियो डाल दी और फिर सारों को पता चल गया और सभी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लड़ाई तब होती है जब आपको ये फील हो रहा हो कि आपकी कोई कमी है। हाँ, तो आप वो सोचिए, अगर आपने सोच ही नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है और मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर आप उन्हीं के ग्रुप को ज्वाइन कर लो और साथ हंसो तो वो प्रॉब्लम नहीं लगता। जैसे हम बोलते हैं ना, यानी उस कमी को क्वालिफिकेशन समझ लो। लेकिन ख्वाजा साहब ये मर्दों के लिए करना आसान होता है, जैसा हम कह रहे थे कि वही नस्वानियत, वही एक इमेज जो है लेडी लाइक होने का। अगर हस्बैंड मिसाल के तौर पे, बीवियों की चले बात नहीं करते, हस्बैंड अगर अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहा है तो उसकी शदीद दिल आजारी भी हो सकती है, और खासतौर पे ऐसी किसी चीज पे जो उसके बस में ना हो। आपने एक्चुअली बड़ी चीज अच्छी पिन पॉइंट की है कि इसमें खातून की निस्वानियत जो है ना जी, वो इंजर होती है, सही, यानी वो थोड़ी हैम्पर हो जाती है। तभी तो मैंने कहा ना कि किसी शायर ने आज तक अपनी महबूबा के खराटे पे कोई शेर नहीं लिखा। हाँ, वैसे अब शायद को लिख दे आपका प्रोग्राम देख के। आगे उसने भी रोमांस ढूंढा है ना फिर आप लोग। हाँ जी, कि तेरे खराटों की आंचल पता नहीं क्या बारिश की गरज जैसी, बादलों की गरज जैसी, जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, की शहक जैसी। अब देखें इसमें आपको आवाज जैसी। लेकिन फिलहाल इसमें बुलबुल भी ले आएंगे, बुलबुल भी ले आएंगे, इसमें चील भी ले आएंगे, कुछ भी ले आएंगे। लेकिन के खराटे तो बड़े ऊंचे होते हैं। बिलाल, आप क्या कहेंगे कि दिल आजारी वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि देखें हम दोबारा उसी बात पे आना चाहेंगे, द सीरियस टेक अवे फ्रॉम दिस वुड बी कि जो शख्स भी खराटे ले रहा है उसके बस में नहीं है। अगर आप उसको फील कर रहे हैं कि वो सेंसिटिव हो रहा है, हसास हो रहा है, और मर्द और औरत दोनों हो सकते हैं इस मामले में, हमारे यहाँ तो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप का लोगों ने मुजाहरा किया जिन्होंने कॉल की है, बट सीरियसली अगर आपको ये अपनी कमी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपका एक तरह से ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है सबके बीच में ये बात करके, तो फिर आपको ये बात कम्युनिकेट कैसे करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा जोक करने के बाद एक दूसरे को पार्टनर्स ये कहते हैं कि यार इसमें ऐसी क्या बात होगी, मैं तो मजाक कर रहा था। एग्जैक्टली ये जो होता है ना कि इसमें ऐसी क्या बात होगी, एक तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी मजाक है उसका ये डिसाइड करना है कि वो सिर्फ मजाक है या हर्ट हुआ है, वो रिसीविंग एंड पे होता है कि जिसे आप कर रहे हैं रिसीविंग एंड पे उसे किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अगर रिसीविंग एंड पे वो हर्टिंग है तो वो हर्टिंग है, वो मजाक नहीं है। रिसीविंग एंड पे वो मजाक के तौर पर ट्रीट हो रहा है तो वो मजाक ही है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है वलीद भाई, अब वो इतने ऊंचे खराटे लेते हैं कि उनकी यकीनन बात जो है ना वो तलाक तक पहुंच जानी थी ऑलमोस्ट। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि उनकी शादी नहीं हुई। लेकिन दोबारा इसी इशू पे आना चाहेंगे कि अगर आपकी किसी भी ऐसी बात पे, अगर खातून है या मर्द है, उनके खराटों पे एक दफा जोक हुआ, दूसरी दफा हुआ, एक दफा होता है ना आपने चिड़ बना ली है और अगला कहते हैं यार इट वाज फनी द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, लेकिन हर दफा ये मजाक नहीं हो सकता, हर दफा फैमिली की गैदरिंग हो, दोस्तों की गैदरिंग हो, आप इसी बात को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, तब ये बात कैसे कम्युनिकेट करनी चाहिए? एक्चुअली सिद्रा, आई विल टेल यू, आपको चीज तब तक इफेक्ट करती है, ये बुरी लगती है जब तक आप उसको बुरा लगवाना चाहें। तो पीपल विल कमेंट, लोग तो बोलेंगे, और आज कराटे के लिए बोल रहे हैं तो कल किसी और चीज के लिए बोलेंगे, लेकिन आप उसको कितना फील कर रहे हो और अपने अंदर कितना उसको इफेक्ट होने दे रहे हो वो वहीं पर ही रोकना जरूरी है। वरना आज कराटे है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, बट इवेंचुअली आपने किस कमेंट को कितना अपने ऊपर असर लेकिन ये बात कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर को कि यार एक दफा होता है ना खातून या कोई भी मर्द है वो चुपचाप बर्दाश्त कर लिया एक दफा और सब हंस रहे तो आप भी मुस्कुरा दिए। कब आपको ये कम्युनिकेट करना जरूरी है, अपनी बाउंड्रीज को असर्ट करना जरूरी कि यार ये मुझे बुरी लग रही है बात? कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो होती है, आप बात करोगे तो चीजों का सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन अगर ऐसे भी कपल्स होते हैं सिद्रा कि आप जितना भी बोल दो वो बाज नहीं आते, वो फिर भी महफिल में आपका मजाक उड़ाएंगे, तो पता है वो मजाक उड़ाना छोड़ेंगे कब? जब वो ये देख लेंगे अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा, या आपको अच्छा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है ख्वाजा साहब, जवाबी हमला होना चाहिए, यानी अगर हर दफा ही आपको किसी बात पे पिन पॉइंट किया जा रहा है तो खातून को भी फिर किसी बात में जौली अंदाज में इसी तरह हंसते हंसते थोड़ी फायरिंग कर देनी चाहिए, और अमूमन कर देती है, रुकती नहीं है। और ये विमेन आर इक्वली विटी, ये हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बार बार उनके रिमार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जहरीले भी होते हैं, ऐसे
बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिलाल मौजूद थे, एंड जिस तरह के सब कह रहे हैं कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल इशू है, इसको आज हमने डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फराह, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट इट एज वेल। लेकिन जी ये एक ऐसी चीज है जो किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके पीसफुली, चाहे वो हंसी मजाक के थ्रू हो, आप उसकी आदत बना लें, बहरी मोहब्बत को आप बढ़ावा दे दें, इन आइदर केसेस देयर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज के इस यूनिक टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखें। यू कैन फाइंड इट ऑन माई फेसबुक एज वेल। अगर आप छोड़ दिया अपना कोई पार्ट तो मेरे फेसबुक पे पेज पे आपको ये पूरा डिस्कशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।